ओके, सो लास्ट टाइम हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। पहली चीज़ हमने HTML पढ़ी थी और HTML के तमाम तकरीबन सारे बेसिक टैग्स पढ़ लिए थे हमने, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे यूज़ होते हैं। और दूसरी हमने ये कही थी कि वेब पेज पे कितने एग्जाम की इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा सकता है, इमेज है, टेक्स्ट है, हेडिंग है, लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, टेबल है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। दूसरी चीज़ ये थी कि HTML में सिर्फ और सिर्फ वेब पेज का लेआउट बनता है या स्ट्रक्चर बनता है या ढांचा बनता है, उसकी डेकोरेशन, उसका मेकअप या उसकी जो आउटलुक है या डिज़ाइनिंग है या स्टाइलिंग है, वो सारी की सारी CSS में होती है। तो हम दोनों चीज़ों को इन पैरेलल पढ़ रहे थे। सो आई विल बी स्टार्टिंग CSS फ्रॉम दिस पॉइंट. So we do have this folder already. Web, it's going to be like 4 to 5. तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद VS Code, एंड देन मुझे यहाँ पे जाना है और एक फ़ाइल बनानी है index.html, और इस पे मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो बना लेना है, और वो आप सबको ऑलरेडी पता है कि व्हाट दैट इज़ ऑल अबाउट. सो लेट मी रिमूव एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई डिड नॉट डिस्कस. तो यहाँ पे आए तो हमने कहा था कि लेट्स सी, मेरे पास 3-4 हेडिंग के टैग्स हैं और उनमें कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैंने ये कहा था जी कि अगर हम इनको स्टाइल करना चाहें तो दो तरीके थे. पहला तरीका ये था कि यानी स्टाइलिंग करने का तरीका यह कि हम हेड टैग में जाके स्टाइल का टैग देते हैं, और इस स्टाइल के टैग में हम जब भी किसी टैग को सेलेक्ट करते हैं तो टैग का नाम लिखते हैं. H1 लिखा तो यहाँ पे जितने भी H1 हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिर हम इनको कोई भी कलर दे पाएंगे. जैसे मैंने कहा जी हम इसे रेड देते हैं. एंड नाउ इफ़ वी वांट टू सी द आउटपुट, तो हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके इसे डबल क्लिक दोबारा करेंगे तो ये सारे के सारे रेड हो गए. अब प्रॉब्लम ये था कि ये प्रॉब्लम हम देख चुके थे और इसका हल भी देख चुके थे कि जब हम किसी टैग के नाम को इस्तेमाल करके उसे सेलेक्ट करते हैं तो एक ही नाम के बहुत सारे टैग्स पॉसिबल हैं, तो फिर जो भी स्टाइल देंगे वो एक ही स्टाइल सारे टैग्स पे अप्लाई हो जाएगा. एंड वी डिडंट वांट टू डू दैट. हम फिर क्या कर सकते थे, हमने कहा था जी कि इन तमाम टैग्स को, दो के इनके नाम तो सेम है लेकिन इनको हम डिफरेंट आइडेंटिटी दे सकते हैं, यानी ID दे सकते हैं. तो हमने क्या कहा था जी कि जिस टैग को आपने ID देनी है आप ID का एट्रीब्यूट दें, और एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी टैग के साथ या टैग के नाम के साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन. और जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं. तो एट्रीब्यूट नेम क्या है, ID, और मैंने कहा था ये एट्रीब्यूट ग्लोबल है. ग्लोबल एट्रीब्यूट वो होते हैं जो हर किस्म के टैग पे लगाए जा सकते हैं. तो मैं यहाँ पे दूंगा जी फॉर एग्जांपल टेस्ट दे देता हूँ, या हेड 1 दे देता हूँ, या हेडिंग 1. ID का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर करें कि जो ID एक दफ़ा दे दें वो दोबारा पूरे पेज पे ना दें. ID शुड बी यूनिक. अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इस ID को अब मैं CSS में सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं अगर ये लिखूँगा HEADING 1, तो ये हेडिंग 1 क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये किसी टैग का नाम है. तो ये टैग का नाम तो है ही नहीं, हेडिंग 1 का तो कोई टैग नहीं है. तो जब मुझे ID देनी है तो CSS को कैसे बताऊंगा कि मैं ID दे रहा हूँ, उस ID के स्टार्ट में क्या लिखेंगे, हैशटैग लिखेंगे. अब ये होगा कि जब भी ये वेब पेज चलेगा तो ये पूरे, सॉरी यहाँ पे H1 है, तो यहाँ पे जब चलेगा तो ये पूरे के पूरे बॉडी में क्या ढूंढेगा, ID ढूंढेगा जिसकी, यानी ऐसा एलिमेंट ढूंढेगा जिसकी ID क्या है, हेडिंग 1, और सिर्फ उस पर रेड कलर अप्लाई करेगा, बाकी किसी को नहीं छेड़ेगा. एंड दैट्स इट. और अगर आप यहाँ इसी को मल्टीपल स्टाइल्स देना चाहें तो आप यहीं पे इसको BGC दे दें, फॉर एग्जांपल ग्रीन दे दें, इसको आप फॉन्ट साइज दे दें, लेट्स सी 60 पिक्सल्स दे दें. तो ये जो जो स्टाइल्स देंगे ये सारे स्टाइल्स को क्या करेगा, पिक करता रहेगा. दैट वाज द सिंपल थिंग. अब CSS स्टाइलिंग के दो तरीके हमने पढ़े हैं. एक तरीका हमने कहा था जी कि इनलाइन स्टाइलिंग होती है, जहां टैग नेम लिखें, उसको स्टाइल का एट्रीब्यूट दें और आगे CSS लिखना शुरू कर दें जितनी मर्जी. उसका एक डिसएडवांटेज था, ड्रॉबैक था कि जब हमारे पास CSS के स्टाइल ज़्यादा हो जाते हैं या टैग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक मैसअप क्रिएट हो जाता है, सारा कुछ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है. वो उस चीज़ से बचने के लिए हमने CSS को लिखने का दूसरा तरीका डिवाइस किया, और वो क्या था कि हेड के टैग में जाके स्टाइल लिखें और फिर सारे के सारे स्टाइल्स ये CSS उधर लिख दें. फिर हमने ये देखा था कि यार
ये भी ठीक है, छोटे मोटे पेजेस के लिए तो ठीक है, लेकिन जब इससे भी कोई बड़ा पेज आए, ये पूरी की पूरी वेबसाइट है, तो CSS की स्टाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं और HTML के टैग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर इट्स फेयरली अ गुड आइडिया कि आप CSS के लिए अलग फाइल बना लें और HTML के लिए अलग फाइल बना लें, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ और उस फाइल का नाम दे रहा हूँ, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्सटेंशन। तो मैंने दिया जी style.css। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और अगर आपने HTML पे कोई स्टाइल अप्लाई करने हैं तो उसके लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या तरीका है एक ही, वो क्या है, CSS में आप स्टाइल करेंगे वेब पेज को। तो जब CSS में आएंगे तो अब CSS में ना तो स्टाइल के टैग की ज़रूरत है ना किसी और टैग की ज़रूरत है, इसकी एक्सटेंशन से ही पता लग जाएगा HTML को कि ये क्या है, बेसिकली स्टाइल्स हैं। तो जितने स्टाइल्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, मैं इन सारों को कॉपी करता हूँ बगैर स्टाइल के टैग के। स्टाइल का टैग अब नहीं चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब CSS बिल्कुल अलग हो चुकी है और HTML बिल्कुल अलग हो चुकी है। और अगर अब मैं आऊँ यहाँ पे और इसे रिफ्रेश करूँ तो नथिंग अपीयर्स हियर। हालांकि जो स्टाइल अप्लाई हुए थे वो क्या होने चाहिए थे, नज़र आने चाहिए थे, नहीं नज़र आ रहे। रीज़न बीइंग, अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग फाइल में पड़ी हैं, तो इन फाइल्स, दोनों फाइल्स का आपस में कोई ताल्लुक होगा, कोई लिंक होगा, तभी तो पहचान पाएगी HTML के CSS भी कहीं एग्जिस्ट कर रही। तो अब CSS की फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक करने के लिए आप हेड टैग में आएंगे और सिंपली लिंक लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। ठीक, तो लिंक के टैग में दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक rel इज स्टाइल शीट, ये हमेशा ऐसे रहेगा इन केस ऑफ स्टाइल शीट, और दूसरा है href। इस href में आप दूसरी फाइल का पाथ देंगे। पाथ का मतलब यह है कि आप सिंपली कुछ भी ना करें, style.css लिखें, और style.css इसी फोल्डर में पड़ी हुई है। तो अब ये लाइन क्या कर रही है, बेसिकली CSS की फाइल को जो अलग बनी हुई है उसको इसके साथ क्या कर रही है, लिंक कर रही है। जो ही लिंक करके वापस में आऊँगा यहाँ पे, एवरीथिंग गॉट बैक टू इट। तो दिस इज़ हाउ, ये हमारा तरीका है प्रोफेशनली जो हम CSS के लिए अप्लाई करते हैं कि CSS की फ़ाइल अलग बना के रखें और HTML की फ़ाइल अलग बना के रखें, और फिर CSS की फ़ाइल को HTML की फ़ाइल में लिंक कर दें। यहाँ तक कोई मसला नहीं है? चले, परफेक्ट। अब तक जो हमने काम किया ना वो बहुत बेसिक किया है। चूँकि हमारे पहले 2 लेक्चर थे और हमने सोचा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल वेब का हाव नहीं है, उनके लिए ज़रूरी था कि हम वो तमाम के तमाम टैग्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। और आई होप सब ने वो प्रैक्टिस भी की होगी, 3 छुट्टियां भी थी आपको, वो यही काम करना था आपको। अब मैं ये सारा कुछ रिमूव कर रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ। व्यू पोर्ट बिल्कुल खाली है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, मिसाल के तौर पे आप कर लें जी YouTube ओपन कर लें। क्या आपको पता है कि दुनिया में ये जो ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं, या करोड़ों नहीं तो लाखों डॉलर्स तो लाजमी पर डे के हिसाब से कमा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये YouTube है। आपको पता है YouTube का अर्निंग मोड क्या है? एड्स। ठीक है, और अगर आप उस हिसाब से देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया है जिसको हमने क्या बोला था, व्यू पोर्ट। क्या बोला था? व्यू पोर्ट। आप अंदाजा कर सकते हैं कि YouTube अपने इस पूरे व्यू पोर्ट में से सिर्फ इतने हिस्से के कितने पैसे ले रहा होगा? ये ऐड है ना, क्योंकि जहां पे ये छोटा सा AD लिखा हो इसका मतलब क्या है, ये ऐड चल रहा है। अब YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के होम पेज पे अगर किसी ने ऐड चलवाना है तो इट वुड कॉस्ट यू अ लॉट। अब मुझे आई डोंट एग्जैक्टली नो के जी कितने पैसे लेता है YouTube, बट इट कॉस्ट यू अ लॉट, इतना पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ऐड यहाँ चल रहा है,
अब अगर आप स्क्रीन चेंज करेंगे, कोई वीडियो प्ले करेंगे, तो आप अक्सर देखेंगे राइट साइड पे भी ऐड चल रहा होता है, बॉटम पे भी चल रहा होता है, और वीडियो के ऊपर भी ऐड चल रहा होता है, और वीडियो के स्टार्ट में भी ऐड चल रहा होता है, और समटाइम वीडियो के बीच में भी ऐड आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूट्यूब तो कर रहा है बिजनेस और हम लगा रहे हैं शुगल। यानी हम बाकी सारे लोग यूट्यूब को फॉर फन यूज करते हैं ना, फॉर एंटरटेनमेंट यूज करते हैं, या फॉर प्रोडक्टिविटी भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग। तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि एक व्यू पोर्ट का एक इतना सा हिस्सा कितना कीमती है, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग प्रैक्टिकली वेबसाइट्स बनाते हैं या बनवाते हैं, वो अपनी व्यू पोर्ट का छोटा सा हिस्सा भी वेस्ट नहीं होने देते, बल्कि उसको भी, क्योंकि उससे उन्होंने क्या करना होता है, अर्न करना होता है। अच्छा, ये तो है यूट्यूब की वेबसाइट। आपने कभी OLX देखा ओपन करके, आपने कभी फेसबुक देखा ओपन करके, तो उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सजे खब्बे कहीं ना कहीं बेशुमार एड्स लगे होते हैं। तो इसी तरह OLX का प्लेटफॉर्म क्या करता है, बेसिकली बेशुमार एड्स इसे रन करता है। अब कुछ तो उनकी इनकम का सोर्स है वो जो कमीशन में लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एड्स हैं। तो मैं अगेन इस बात, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जी आपकी वेब व्यू पोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी महंगी चीज़ है। तो जब बंदा कोई आपसे वेबसाइट बनवाएगा, आप डेवलपमेंट इसीलिए सीख रहे हैं ना, तो उसका प्राइमरी टारगेट क्या होगा कि व्यू पोर्ट का जितना भी विजिबल एरिया है स्क्रीन पे, उसको एज एफिशिएंटली यूज किया जाए एज पॉसिबल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम ये देखना चाह रहे हैं, या अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम एक व्यू पोर्ट को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दें। क्या कर लें, मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड कर दें, ताकि जिस तरह यूट्यूब ने किया है, जिस पोर्शन में जो चाहे हम डिस्प्ले करें, जो चाहे हम दिखाएं, जो चाहे हम हाइड कर दें। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक। इसने व्यू पोर्ट पे देखें, लेफ्ट साइड पे सारी की सारी क्या डाल दी है, नेविगेशन डाल दी है। अच्छा, नेविगेशन किसको बोलते हैं, जहां भी लिंक्स लगे हों और उन लिंक्स के क्लिक पे आप वेबसाइट के डिफरेंट हिस्सों में मूव कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली नेविगेशन। जैसे मैप पे नेविगेशन है, आप कहीं जाना हो तो आप मैप पे सजे खबे मूव करके पहुंच जाते हैं वहां पे, दैट्स कॉल्ड अ मैप नेविगेशन एंड दिस इज कॉल्ड अ वेब नेविगेशन। ठीक है, तो इसको नॉर्मली नेव बार कहते हैं, ऐसा एरिया जहां बटन्स या लिंक्स लगे हों जिन पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्सों में मूव कर सकें। फिर अगर आप देखें तो इस वेबसाइट का एक हिस्सा ये है, जिस पे भी अगर आप देखें तो एक सर्च है और फिर कुछ मजीद नेविगेशन है, यानी इस पे की क्लिक पे भी आप डिफरेंट जगहों पे जाएंगे और ये सर्च करेंगे वगैरह वगैरह। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ कि एक व्यू पोर्ट को इन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, मुख्तलिफ डिवीजन में डिवाइड किया, और फिर हर डिवीजन में अपनी मर्जी की कोई चीज़ जैसे वो चाहते थे, जैसे उनका सेंस है, वैसे डिस्प्ले की हुई। इसी तरह इसका एक पोर्शन ये भी है, इसमें फिर क्या है, नेविगेशन है, और इसमें ज़्यादातर टर्म्स कौन सी हैं, नॉर्मली ये जो मैं ज़्यादातर टर्म सर्च करता हूँ ना, वो यहाँ पे आती हैं। तो अगर आपने अपनी यूट्यूब किसी के सामने पब्लिकली खोलनी हो तो ज़रा ध्यान कीजिएगा कि आपकी सारी हिस्ट्री यहाँ यहाँ आ रही होगी, सारी नहीं तो कम से कम लेटेस्ट सर्चेज आ रही होंगी। ठीक है, तो नॉर्मली आप यूट्यूब खोलेंगे तो यहाँ सारी टर्म्स या मेजॉरिटी टर्म्स वो आएंगी जो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट, डेटा साइंस, न्यूज़, मिक्सेस या मैक्सीज पता नहीं, फिर म्यूजिक्स, एल्गोरिथम्स, मोटरसाइकिल्स, पॉडकास्ट, कंप्यूटर्स, लाइव वगैरह वगैरह। तो इसी तरह फिर आप ये देखें, ये सारी की सारी वो वीडियोस आ रही होती हैं जो करंटली क्या हो रही होती हैं, ट्रेंडिंग हो रही होती हैं, या बहुत ज़्यादा व्यू हो रही होती हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद आप दोबारा यूट्यूब को ओपन करेंगे, ये चेंज होकर कोई नई आ रही होंगी, ये ऑटोमेटिक फिगर आउट हो रहा होता है। बहरहाल, तो हमने अभी जो काम करना है ना, वो क्या करना है, अगर आप इस सारी चीज़ को देखें जो मैंने अभी आपके सामने डायग्रामेटिकली ड्रॉ की है, तो ये पूरे पेज की एक छोटी सी डिवीजन है। मैं लफ्ज़ डिवीजन पे फोकस कर रहा हूँ। डिवीजन किसको कहते हैं, तकसीम को ना। एक पूरी व्यू पोर्ट को डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। ये एक अलग डिवीजन है, 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 ये अलग डिवीजन है, ये अलग डिवीजन है, ये अलग डिवीजन। अब जरा देखिएगा, डिवीजन्स के अंदर फिर डिवीजन्स हुई हुई हैं। डिवीजन्स के अंदर यानी एक बड़ी चीज़ को तोड़ के छोटा बनाया गया और छोटी चीज़ को फिर डिवाइड करके छोटा गया। इसके अंदर फिर कितनी डिवीजन है, मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। एक ये इमेज, यानी इस पूरे रेड बॉक्स को फिर डिवाइड किया गया, एक इमेज के लिए, दूसरा ये थंबनेल के लिए, सॉरी थंबनेल नहीं, अवतार के लिए, थंबनेल तो ये, तीसरा इसकी हेडिंग के लिए, चौथा इसकी ये डिस्क्रिप्शन पार्ट के लिए, और पांचवा इसके बटन के लिए। मेक सेंस?
तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी व्यू पोर्ट को क्या करते हैं, छोटी छोटी डिव्स में या डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम अपने कंटेंट को अपनी मर्जी से क्या कर सकें, प्लेस कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट के ऊपर आप उसकी डिवीजन्स करके रूम्स बनाते हैं, वॉशरूम्स बनाते हैं, किचन बनाते हैं, टीवी लॉन्च बनाते हैं, कार पोर्च बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब व्यू पोर्ट हमारे लिए क्या हैसियत रखता है? एक प्लॉट की हैसियत रखता है। इसके ऊपर चाहे तो आप कबाड़ खाना बना लें, चाहे तो आप बंगला बना लें। सो लेट्स सी, हम बंगला बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिवीजन का लफ्ज़ समझ आ गया और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वेब पेज की एक छोटा सा डिवीजन, एक छोटा सा पोर्शन, इसको हम डिवीजन बोलते हैं। नाउ लेट्स मेक इट। अब मेरे पास ये पूरा का पूरा प्लॉट खाली है, इस पर कुछ नहीं बना हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। सो सबसे पहले ये तो आपको पता लग गया जी कि आप पैराग्राफ इंफॉर्मेशन के लिए इमेज टैग, एंकर टैग, लिंक बनाने के लिए यूएल और एलआई, लिस्ट बनाने के लिए और टेबल टैग, सारा कुछ आपको आ गया। ठीक है, आज हम नया टैग पढ़ेंगे एक, और उस टैग का नाम, अच्छा पेज की डिवीजन बनाने के लिए टैग का नाम क्या होना चाहिए? तो का डिव क्या होना चाहिए? डिव इज नथिंग बट अ डिवीजन की शॉर्ट फॉर्म। और अब आप मुझे दिखाएं, जो मैंने अभी पिछले 5 मिनट की कहानी सुनाई है उसके मुताबिक डिवीजन क्या होती है? इस डिव के टैग का मकसद क्या हो सकता है कि मैं पूरे पेज का एक छोटा सा पोर्शन डिफाइन करना चाहता हूँ। किस लिए? ताकि मैं उसे अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई चीज़ दिखा सकूँ, कोई इमेज डिस्प्ले करा सकूँ, या कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करा सकूँ, या कुछ भी डिस्प्ले करा सकूँ। राइट नाउ हो क्या रहा है कि अगर मैं ये डिव नहीं बनाता और मैं पैराग्राफ लिखता हूँ और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, तो मसला क्या है? मसला ये है कि ये पूरे स्क्रीन पे फैल गया है और मैं बिलफर्ज चाहता ये हूं कि मुझे सिर्फ इतने पोर्शन पे ये टेक्स्ट चाहिए, बाकी सारा एरिया क्या चाहिए? खाली चाहिए। जैसे YouTube का मैंने अभी आपको एक कार्ड दिखाया, एक वीडियो थंबनेल दिखाया। तो ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा तब हो सकता है कि जब हमें डिवीजन का पता होगा। तो हम पहले उतनी डायमेंशन की एक डिव बनाएंगे और फिर उस डिव के अंदर पैराग्राफ लिखेंगे। तो वो क्या करेगा? फिर उस डिव की बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे हम प्लॉट में मकान बनाते हैं तो हर मकान की एक डिलिमिटेशन कर लेते हैं, एक हद बना लेते हैं, उस हद से आगे दूसरा कमरा स्टार्ट हो जाता है। बहरहाल, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी डिव। अब मैंने डिव का टैग बना दिया तो कुछ नज़र आना चाहिए ना। सो डिव तो बना दी लेकिन डिव डिस्प्ले नहीं हुई। उसकी रीज़न क्या है? पहली रीज़न तो ये है कि जब भी आप कोई डिव बनाएंगे ना तो आप खुद बताएंगे यार इस डिव की विड्थ कितनी होनी चाहिए और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक, और ये काम कैसे करेंगे आप? CSS में। कैसे करेंगे? CSS में जितनी भी प्रॉपर्टीज या जितना भी स्टाइल अप्लाई करेंगे वो कहाँ करेंगे? CSS में। तो CSS में इस डिव पर कोई स्टाइल अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इस डिव को CSS में एक्सेस किया जाए ना, सेलेक्ट किया जाए ना। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्योंकि डिव्स तो बहुत सारी हो सकती हैं एक पेज पे, अभी दिखाई है आपको। इसको कोई ना कोई आइडेंटिटी दी जानी चाहिए। तो इसका नाम होगा पहला। नाम क्यों ज़रूरी है? ताकि हम CSS में एक्सेस कर सकें। तो मैंने कहा जी ID और इसे कहा जी फॉर एग्जांपल टॉप या बॉक्स कह लें, कुछ भी कह लें। मैं एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ। अब मैं इस बॉक्स को यहाँ आके एक्सेस करूँगा तो ये ठीक है? ये ठीक है? बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? हैश देंगे, क्योंकि बॉक्स क्या चीज़ है? ID का ना, ID है ना। तो ID को एक्सेस करने के लिए क्या ज़रूरी है? हैश देंगे। दैट्स इट। बस ये चीज़ याद रखनी है, बेसिक्स ही है। अब मैं सबसे पहले क्या दूंगा? मुझे ये डिव कितनी विड्थ पे चाहिए? टोटल विड्थ कितनी है व्यू पोर्ट की आपको पता है? 100 क्या? मैं आपको कहूं बाहर से 5 चीनी ले आओ। 5 चीनी का क्या मतलब है? 5 किलो चीनी। तो 7 यूनिट बोलेंगे तो मीनिंग क्लियर होगा ना। तो आपने कहा 100, यू आर राइट 100, लेकिन 100 क्या? 100 पिक्सल्स। स्क्रीन की व्यू पोर्ट का किसी को नहीं पता साइज का। क्यों? भाई मेरी स्क्रीन छोटी है, आपका लैपटॉप है उसकी बड़ी होगी, आपका टैबलेट है उसकी उससे भी छोटी होगी। तो स्क्रीन की व्यू पोर्ट का साइज फिक्स नहीं है कहीं भी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यू पोर्ट का साइज 100% है, क्योंकि परसेंटेज या परसेंट डायनामिक यूनिट है, पिक्सल स्टैटिक यूनिट है। समझ आ गई बात? खैर,
अभी मैं इसे कह रहा हूं यार 100% विड्थ है, मुझे फिक्स विड्थ का अंदाजा नहीं, लेकिन जो मैं डिव बनाने लगा हूं ना, इसको आप विड्थ दो 300 पिक्सल, आप कोई भी अपनी मर्जी से साइज दे दें 300 पिक्सल। फिर मैं कहूंगा जी कि आप इसको हाइट दे दें 600 पिक्सल्स, डबल देन दैट ऑफ विड्थ। अच्छा, आप कहेंगे आप विड्थ और हाइट क्यों दे रहे हैं? भाई नहीं दूंगा तो मुझे डिव नजर ही नहीं आएगी कि डिव बनी भी है या नहीं बनी है, कहां बनी है। तो डिव को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसकी विड्थ, उसकी हाइट। मतलब आपने प्लॉट लिया और वैसे इमेजिनरी तस्वुराती डिमार्केशन कर लिया है, ऐसे कमरा बनेगा, ऐसे किचन बनेगा है। मैं गया हूँ, आप मुझे कहते हैं सर जी इधर 4 कमरे हैं। मैंने कहा जी किधर 4 कमरे हैं? वो है ना जी, आप गौर से देखें भाई किधर हैं। डिमार्केशन करेंगे, विड्थ और हाइट या दीवारें बनाएंगे तो पता चलेगा। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अब अगर मैं यहाँ पे फिर रिफ्रेश करूंगा तो अब डिव बन चुकी है, इसको हाइट और विड्थ भी दी जा चुकी है, लेकिन नजर फिर भी कुछ नहीं आ रहा। नजर इसलिए नहीं आ रहा कि ये बैकग्राउंड वाइट है और जो डिव बनाई है वो भी क्या है, मे बी वाइट हो। तो वाइट पे वाइट तो नजर नहीं आएगी। तो क्या दूंगा, या बॉर्डर दे दूंगा या बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, दोनों में से कोई भी चीज दूंगा तब नजर आएगी। तो यहां आके क्या करूंगा मैं, बैकग्राउंड कलर एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक रेड एंड इफ आई नाउ हिट इट, इट शोज अप। तो इसका मतलब ये हुआ पहली चीज कि आप अपने वेब पेज को अगर मुख्तलिफ डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिव बनाएं और CSS में जाके उसको डेकोरेट करें, तब आपको नजर आएगी, अदरवाइज नजर ही नहीं आएगी। समझ आई बात? अब आप उसकी डायमेंशंस क्या रखें, डायमेंशंस क्या रखें ये तो डिटेल का टॉपिक है, हम बताएंगे अभी, लेकिन फिलहाल अपनी मेरे से कोई भी डायमेंशन दे दे ताकि वो एटलीस्ट नजर तो आए। आपको नजर आएगी तो आगे को चलेंगे ना। अब मैं आपको यहां पे 300 बाय 300 की कर देता हूं, ठीक। अब एक और मसला देखिएगा जरा, और फिर आपका जो पहला सवाल था कि आपने बताया ही नहीं कि आमने सामने कैसे आएंगी, ठीक है। और इसीलिए नहीं बताया था कि नॉर्मली कि आप खुद करें और आपको मसला आए, और दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली हियर। शुक्र है किसी एक ने तो कहा। नॉर्मली स्टूडेंट आके कहते नहीं सब कुछ समझ आ गया, कोई इशू ही नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ होता है जब स्टूडेंट कहता है जी सब कुछ समझ आ गया। भाई सब कुछ सहन नहीं समझ आया आज तक, सहन की तरह समझ आ गया। तो टास्क देने का एक मकसद ये भी होता है कि आप कोशिश करें और आप फेल हों। जब आप फेल हो तो आपके ज़हन में सवाल पैदा हो, जब सवाल पैदा हो तो फिर उसका जवाब लें, और वो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होती है। एनीवेज, अब जरा देखिएगा मैंने कितनी डिव्स बनाई, एक 300 बाय 300 पिक्सल रेड कलर। अब मैं दूसरी डिव बना रहा हूं। मैंने आपको कहा ना डिव्स जितनी मर्जी हम बना सकते हैं। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, बॉक्स 1। अब बॉक्स 1 तो नजर ही नहीं आया क्योंकि उसको फिर वही डायमेंशन और स्टाइल भी नहीं। तो मैं यहां पे जाऊंगा और इसी को कॉपी करके, अभी तक किसी के जहन में ये सवाल तो नहीं है कि हम बॉक्स क्यों बना रहे हैं? अगर ये सवाल है तो बता दें। मैंने इसलिए YouTube वाला सीन खोल के आपको दिखाया पहले कि यार बॉक्सेस की जरूरत हमें पड़ती है, क्यों कंटेंट को हम प्लेस करते हैं एज पर आवर ऑन डिजायर। मैंने कहा जी बॉक्स 1 को भी विड्थ 300 दे दो, हाइट भी 300 दे दो, कलर ग्रीन दे दो, ताकि दोनों में फर्क नजर आए। अब जरा मुझे बताइएगा कि जो बॉक्स 1 है वो इधर आएगा, इधर आएगा, इसके सामने आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, सामने आएगा। अच्छा, तुक्का तो लगा दें। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन द फ्रंट ऑफ द प्रीवियस वन, लेकिन ये नहीं आया। इसकी रीजन बता दें चले। वेरी नाइस, ये आपको बताया। इसकी रीजन ये है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सामने ना आए तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक लेवल बिहेवियर की वजह से है। तो अब मुझे बताएं जो डिव टैग है वो ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है? ब्लॉक लेवल है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये एक लाइन में नहीं आता। जब भी आप डिव बनाएंगे तो डिव हमेशा न्यू लाइन में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, फुल अवेलेबल विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। अब सवाल यह है कि आपने विड्थ तो 300 पिक्सल दी है, तो उसने फुल अवेलेबल विड्थ क्यों ऑक्यूपाई की है? ठीक, इसका जवाब जरा गौर से सुनिएगा। नॉर्मली जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, विड्थ से उनकी विजिबिलिटी कंट्रोल होती है, उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता विड्थ से। बिहेवियर क्या था? ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे। विड्थ से उसकी विजिबिलिटी चेंज हुई है, लेकिन बिहेवियर चेंज। अब मैं बिहेवियर चेंज करना चाहता हूं। मैं कहता हूं ये दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ये देखें तो अगर हम इसी को कॉपी करना चाहें तो यहां कितने बॉक्सेस आमने सामने हैं?
3 तो है ना एटलीस्ट। तो हमें इस तरह का लेआउट अचीव करने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के आमने सामने। अब नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात गौर से सुनिएगा। बाय डिफॉल्ट से पहले ये 3 CSS के स्टाइल्स हैं, ये किसने अप्लाई किए? हमने ना, खुद अप्लाई किए हैं। जितने CSS के स्टाइल्स हम अप्लाई करते हैं ना, वो तो ब्राउजर पिक करता ही करता है, लेकिन कुछ CSS के स्टाइल्स ब्राउजर खुद से अप्लाई कर देता है। आई रिपीट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा जी कुछ CSS के स्टाइल्स हम अप्लाई करते हैं और कुछ CSS के स्टाइल्स कौन अप्लाई करता है? ब्राउजर खुद अप्लाई करता है। अब सवाल यह है कि यार वो कौन कौन से स्टाइल्स हैं जो ब्राउजर खुद अप्लाई करता है और वो हमें कैसे पता चलेगा? जाहिर है हमें जब पता चलेगा कि ब्राउजर क्या अप्लाई कर रहा है तो हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे ना, या समझ पाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि यार किसी भी टैग पर कौन से स्टाइल अप्लाई हुए हुए और कौन से स्टाइल मैंने अप्लाई किए और कौन से ब्राउजर ने अप्लाई किए? तो इसको पता चलाने का क्या तरीका है? एक तरीका तो यह है यार कि ये जो 3 स्टाइल है ना, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर, ये तो मैंने अप्लाई किए। इसके अलावा जो स्टाइल भी अप्लाई हुए हैं वो किसके हैं? ब्राउजर के। मिसाल के तौर पे आपको यहां नजर आ रहा है कि कोई और स्टाइल अप्लाई हुआ है? फिर देखें गौर से। शेडो, वैसे माजरत के साथ शेडो स्क्रीन की वजह से आ रहा है, स्क्रीन खराब है। इसके अलावा ये आप यू वर राइट, लेकिन मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बारीक बीनी से देखें, क्योंकि मुझे शेडो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कहा जी वो। मेरा सवाल दोबारा सुन ले। 3 स्टाइल मैंने अप्लाई किए हैं, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर। इसके अलावा कोई और स्टाइल नजर आ रहा है? दोनों साथ जुड़े हुए तो कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ ना। साथ जुड़ना तो नेचर है ना, कि मतलब अगर आपने किसी को कोई खुद से नहीं कहा कि कहाँ जाओ, तो उन्होंने साथ ही जुड़ना ना एक दूसरे के। जवाब इसी से रिलेटेड है जो आपने बात की है, थोड़ा समझिए सर। यस, ये आप देख रहे हैं टॉप से स्पेसिंग, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट से भी स्पेसिंग, ये किसने दी है? अब जब इन्होंने कहा जी ये साथ जुड़े हुए, मैंने तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल इधर भी होना चाहिए ना, कि जब मैं नया डेव क्रिएट करूं तो इसको कहाँ जाना चाहिए? ऊपर जाके स्टिक हो जाना चाहिए। तो ये स्पेसेस क्या है? इसका मतलब है ये वो स्टाइल है जो किसने अप्लाई किया हुआ है? ब्राउजर ने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ब्राउजर ने अप्लाई किया हुआ है? अभी तक तो आपको नहीं पता ना, अभी तक तो मैं ही बता रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ आपको। लेट्स सी, आप इस पेज पे राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे, क्या है? इंस्पेक्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है? अब जरा गौर से देखें, इस नई विंडो को आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग, अगर मैं इतना जोर लगाता हूँ ना, तो क्लास के बाद भी मेरे 10 से 15 मिनट लगते हैं रिकॉर्डिंग को रेंडर करके अपलोड करने में, तो उसको देख लिया करें, ताकि अगले दिन आगे ये ना कहें जी वो समझ नहीं आया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो यहां देखिएगा, जब जब मैं किसी भी चीज पे हॉवर करूंगा तो लेफ्ट साइड पे हाईलाइट हो रही है। बॉडी पे किया, कुछ डिफरेंट नजर आया? कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है ना? इसके ऊपर गया, कुछ डिफरेंट हुआ, यानी वो सारा कुछ हट गया। इससे ऊपर गया तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग पे करेंगे तो अब ये देखें, ये बॉडी पे आया और ये हेड पे चला गया, बॉडी पे आया और हेड पे चला गया। अच्छा, अब इस बॉडी को एक्सपैंड करें तो बॉडी के अंदर हमने 2 बॉक्सेस लिखे थे ना, इस बॉक्स पे हॉवर किया तो लेफ्ट साइड पे देखें बॉक्स हाईलाइट हो गया ना, दूसरे बॉक्स पे हॉवर किया तो लेफ्ट साइड पे देखें। ये बात समझ आ गई है? इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी टैग्स होते हैं आपके वेब पेज पे, आप इंस्पेक्ट में जाके उसकी तफ्तीश कर सकते हैं, इंस्पेक्ट उसको देख सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं। अब जरा गौर से सुनिए एक और बात, यहां से जब मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूं तो ये लेफ्ट साइड पे देखें पूरी बॉडी सेलेक्ट हो रही है ना, इसके बिल्कुल एन नीचे यहां आके देखें ये क्या लिखा हुआ है? ये HTML का टैग है और इस टैग पे जो भी स्टाइल्स अप्लाई हुए हैं वो इस टैब में आएंगे नीचे। तो यहां पे देखें ये क्या लगा हुआ है? बॉडी का टैग सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि इसके साथ ना हैश है ना कुछ हो रहा है। तो जब हैश ना हो तो क्या होता है? टैग नेम होता है ना। बॉडी के टैग पे क्या स्टाइल लगा हुआ है? डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन
अच्छा, ये डिस्प्ले ब्लॉक क्या है ये भी आपको नहीं बताया, और मार्जिन क्या है ये भी अभी आपको नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतना जान लें कि बॉडी पे कितने स्टाइल अप्लाई हुए हैं? 2। कौन कौन से? मार्जिन और डिस्प्ले। तो क्या ये मैंने दिए? तो किसने दिए? ब्राउज़र ने। ये कैसे पता चलेगा ये ब्राउज़र ने दिए? जब भी किसी भी स्टाइल के सामने लिखा हो ना यूज़र एजेंट स्टाइल शीट, तो ये यूज़र एजेंट स्टाइल शीट किसकी होती है? ब्राउज़र की अपनी होती है। समझ आ गई बात? अब याद रखिए कि हमेशा हमेशा ब्राउज़र खुद बॉडी के टैग पे मार्जिन भी अप्लाई कर देता है और डिस्प्ले ब्लॉक भी अप्लाई कर देता है। अब आप आधा हिंट आपको मिल गया होगा कि डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या है। ये किसी भी एलिमेंट को क्या बना देता है? ब्लॉक बना देता है। और ब्लॉक का मतलब क्या है? वो एलिमेंट फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है। तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या है? ब्लॉक है। अच्छा, अब जरा आगे आगे चलें। मैंने अब इस डिव पे क्लिक किया तो ये देखें, ये डिव के स्टाइल्स हैं। ये स्टाइल किसने दिए हैं? हमने दिए हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ये स्टाइल के सामने क्या लिखा हुआ है? तो ये किसने दिया है? अब समझ गए बात? तो स्टाइल 2 तरह से अप्लाई होते हैं। कौन से स्टाइल किसने अप्लाई किए हैं ये आपको यहां से पता लग जाता है। मैंने 3 स्टाइल दिए हैं और एक स्टाइल खुद से किसने अप्लाई किया है? और ब्राउज़र ने क्या स्टाइल दिया हुआ है? डिस्प्ले। इस वजह से ये ब्लॉक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि हम डिस्प्ले ब्लॉक की जगह डिस्प्ले इनलाइन कर दें तो वो विड्थ छोड़ देगा। वो क्या कर देगा? विड्थ छोड़ देगा और अगले एलिमेंट को ऊपर आने की इजाजत दे देगा। यहां तक बात क्लियर होगी सबको? अब जरा देखिएगा, मैं बॉक्स 1 को नहीं, सिर्फ बॉक्स को, और देखें यही काम बॉक्स 2 पे भी होगा, सॉरी बॉक्स 1 पे भी होगा। बॉक्स 1 पे भी वो 3 प्रॉपर्टीज मेरी और एक किसकी? अच्छा, अब मैं वापस जाता हूं यहां पे और मैं बॉक्स 1 को कह देता हूं जी कि कौन सी प्रॉपर्टी को खेलना है हमने? डिस्प्ले। बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र ने क्या दिया था? मैं इसको देने लगा हूं इनलाइन। तो अब जरा देखिएगा गौर से, कुछ अनहोना हो गया ना? दो तीन चीजें जो मैंने आपको आप अभी तक बिल्कुल किसी हद तक ठीक है, लेकिन फैक्ट्स की बेस पे बात करेंगे ना हम, हवा पे बात नहीं करेंगे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी हम गेस कर रहे हैं, जरा फैक्ट्स को देखते हैं क्या हुआ। देखें, बॉक्स को मैंने क्या दिया था? डिस्प्ले इनलाइन। बड़े गौर से देखिएगा कि जो डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी ब्राउज़र ने दी थी ना, उस पर स्ट्राइक थ्रू आ गया। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी ओवरराइट हो गई है, यानी जो मैंने प्रॉपर्टी दी है, नाउ दैट प्रॉपर्टी टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द ब्राउज़र्स एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हम एक CSS के स्टाइल को दूसरे CSS स्टाइल से क्या कर सकते हैं? ओवरराइट कर सकते हैं। यानी जो स्टाइल बाद में आएगा वो पहले वाले को क्या कर देगा? तो ब्राउज़र ने स्टाइल पहले अप्लाई किया, मैंने बाद में किया, तो मेरे वाली सेम प्रॉपर्टी जो डिस्प्ले की थी उसने ब्राउज़र की सेम प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? ओवरराइट कर दिया। लेकिन इसके साथ नुकसान क्या हुआ? ये दोनों प्रॉपर्टीज डिसेबल हो गई हैं। और अगर आप इसके सामने इस इंफॉर्मेशन सिंबल पे गौर करें या इस पे जाएं, हॉवर करें थोड़ी देर, तो कहेगा द डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। समझ आई बात? कि डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी का एक नुकसान है, और वो नुकसान क्या है? कि इट प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, कि ये विड्थ को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। तो फिर ये तो हमारे काम की ना हुई ना। क्यों? क्योंकि हमें विड्थ भी चाहिए और दोनों को हमने सामने लाना भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी, जो डिस्प्ले इनलाइन है, उस पर विड्थ काम नहीं करती, लिहाजा हम चेंज करते हैं, कुछ और करते हैं। अगर मैं कर दूं इनलाइन ब्लॉक, अब ये सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी और ये सारी काम की। जब मैंने इनलाइन ब्लॉक किया, अब वापस आ गया, जरा इधर देखें, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज वापस आ गई और उसकी जो डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक था वो क्या हो गया? हट गया। तो आप कहेंगे इन दोनों को आमने सामने आना चाहिए, क्यों नहीं आई? अब देखें, इसको अब कोई तकलीफ नहीं है, ये कहता है जी ठीक है आप मेरे सामने आ जाओ, मैंने जगह छोड़ दी है। तकलीफ इसको है क्योंकि ये तो अभी भी ब्लॉक है।
तो जो ब्लॉक होता है वो किसी दूसरे के सामने ना खुद जाता है ना खुद किसी को आने देता है, तो फिर वही वाला रवैया किसके साथ करेंगे, दूसरी के साथ करेंगे। तो लेट मी गो बैक एंड लेट मी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। मेक सेंस? तो ये तरीका है, लेकिन ये इस तरीके से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी क्या डिस्कस हुई है इस टॉपिक में, आपने किसी चीज़ को इंस्पेक्ट कैसे करना है। आप सोच रहे होंगे यार इतना मुश्किल काम सर ने बता दिया, ये कौन सारा दिन बैठ के एक एक डिव को घसीटता रहे। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। मुझे सिर्फ डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी समझानी थी कि ये है क्या भला, कि कोई भी एलिमेंट जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो उसे इनलाइन ब्लॉक बना के उसका ब्लॉक तोड़ा जा सकता है, और जो ऑलरेडी इनलाइन हो उसको वापस ब्लॉक बनाया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी जब पता लगेंगी, ये काम हम बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। अच्छा, एक काम और हो सकता है, मुझे एक लाइन में कितनी डिव्स चाहिए, 3 चाहिए, बाज़ औक़ात 4 हो सकती हैं, बाज़ औक़ात 5 हो सकती हैं, बाज़ औक़ात 6 हो सकती हैं, बाज़ औक़ात 7 हो सकती हैं। तो व्यू पोर्ट की टोटल विड्थ कितनी है, 100%। वेरी गुड, यानी आपको एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन परसेंटेज में तो पता ना 100%। तो 100% को अगर मुझे एक लाइन में 3 बॉक्स डिस्प्ले करने हैं तो 100% को डिवाइड करें 3 पे, कितना आता है, 33%। ऐसे ही है। तो अगर मैं ये काम कर दूं कि इसको विड्थ 300 पिक्सल देने के बजाय 33.33% कर दूं, और यही चीज़ इसके साथ भी कर दूं, और अगर तीसरा बॉक्स आएगा तो तीसरा क्या हो जाएगा, आमने सामने जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गिविंग विड्थ इन पिक्सल्स वी कैन ऑल्सो गिव विड्थ इन परसेंटेजेस। इसका फायदा क्या होगा, जिस मर्जी स्क्रीन पे खोलेंगे ये डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ आ गई बात? लेट्स मेक थर्ड बॉक्स। इसको हम कहते हैं जी दिस इज बॉक्स 2, और इसको हम कहते हैं जी अगेन दिस इज बॉक्स 2, और इसको हम कह देते हैं जी ऑरेंज। एंड नाउ इफ वी हिट दिस, ये क्या हो गया, नहीं इनलाइन ब्लॉक करके देखते हैं। हाँ, ये इनलाइन ब्लॉक ऑलरेडी है। ये क्यों नहीं इसके सामने आया? यस, स्पेसेस की वजह से। ये बीच में थोड़ी सी स्पेस नजर आ रही नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि स्पेस आई कहां से, कैसे पता चलेगा? लेट्स सी इंस्पेक्टर क्या कहता है। द सरप्राइजिंग पॉइंट इज कि मुझे विड्थ और हाइट तो नजर आ रही है, कहीं भी कोई स्पेस ना ब्राउजर की दी हुई नजर आ रही है ना अपनी दी हुई नजर आ रही है। दूसरे को जाके देखें कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा, तीसरे को जाके देखें कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां स्पेसेस नजर आ रही हैं, ये दरमियान में। ठीक, तो एक ये हमारा एक इशू है। दूसरा, अच्छा फॉर नाउ थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे रिजॉल्व करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ बड़ा इजीली। बजाय 33 करने के इसे क्या कर दूँ, सिर्फ 33 कर दूँ। 33 और 33 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो वो जो 1% बचा है वो क्या हो जाएगा, स्पेसिस के लिए बच जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें 100% को पूरा करना है और वो पूरा एटलीस्ट होना चाहिए। 33.33, 33.33, ये बन जाएगा 99.999 समथिंग लाइक दैट, विच अप्रोचेस टू 100। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता लग गया कि हम परसेंटेज में पूरा 100% कर सकते हैं और हम जितने मर्जी बॉक्सेस को आमने सामने भी ला सकते हैं। अब आपको ये चीज़ सिखाने का ना एक पर्पज़ था, और वो पर्पज़ ये था कि एक प्रॉब्लम समझ आ गया आपको कि ये पूरा 100% नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा, हमने इंस्पेक्ट करके भी देखा, कोई स्पेसिस नहीं थी। अच्छा, पहले हम इस स्पेस को ख़त्म करके देखते हैं कि क्या ये जो ऊपर स्पेस है इसकी वजह से ये काम मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो रहा, लेकिन लेट्स सी। अगर मैं समहाउ ये वाली स्पेस खत्म करना चाहूँ, टॉप से, राइट से, लेफ्ट से और बॉटम पे भी होगी, जो कि बॉटम पे और कोई कंटेंट नहीं है तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ बॉटम पे होगी। इस स्पेस, ये स्पेस किस वजह से है, टॉप वाली, राइट वाली, बॉटम वाली, बॉडी की वजह से। तो अगर मुझे बॉडी वाली स्पेस खत्म करनी हो तो क्या करूँगा,
अच्छा बाय द वे उससे पहले देख लें कि जब आपने किसी भी एलिमेंट के इर्द गिर्द स्पेस लानी हो ना तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी करते हैं? मिसाल के तौर पर कोई दूसरा बच्चा यहाँ आके बैठता है और इनकी और उनकी आपस में खालिश है, लड़ाई है, तो ये क्या कहेंगे, यार मार्जिन रख के बैठो थोड़ा सा। मार्जिन रख के का मतलब क्या है? मुझसे थोड़ी सी स्पेस रख के बैठो। तो मार्जिन का मतलब है स्पेस क्रिएट करना, स्पेस अराउंड दिस। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और बॉडी को टारगेट करूं तो मुझे पता है कि इसने क्या दिया हुआ है, 8 पिक्सल मार्जिन। लेकिन मार्जिन कौन सी साइड से हो सकता है? देखें ये यहाँ बैठे हुए ना, इनके राइट साइड पे भी मार्जिन हो सकता है, इनके लेफ्ट पे भी मार्जिन हो सकता है, इनके बैक पे भी मार्जिन हो सकता है, और इनके फ्रंट पे भी मार्जिन हो सकता है, या टॉप पे भी मार्जिन हो सकता है और बॉटम पे भी मार्जिन हो सकता है। तो जब सिर्फ मार्जिन लिखा हो तो इसको एक्सपेंड करके देखें, ये सिर्फ मार्जिन का मतलब होता है मार्जिन टॉप, एक्सपेंड हो नहीं रहा, अगर होता तो मैं दिखाता, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट। सिर्फ मार्जिन का मतलब है 4 साइड का मार्जिन। तो ये किसने दिया है? इसको रिमूव करना है तो कैसे करूंगा? ओवरराइट करूंगा ना। ओवरराइट कैसे होगा? मैं यहां आके कहीं भी BODY बॉडी लिखूंगा और मैं कहूंगा जी, मैं कहूंगा ब्राउजर को कि तुमने इसको मार्जिन दिया है 8 पिक्सल, लेकिन अब मैं कह रहा हूं, मेरा हुक्म है कि उस 8 पिक्सल को क्या बना दो। अब जब मैंने सेम प्रॉपर्टी 2 दफ़ा दी होती है तो जो बाद में आती है वो क्या करती है, पहले वाले को ओवरराइट कर देती है। और अगर आपको याद हो, स्पेसेस खत्म होगी, और अगर आपको याद हो, आप राइट पे क्यों स्पेस आ रही है अभी भी? बड़ा सिंपल है यार, इसको कितनी मिली है? 33%। इसको कितनी मिली है? 1% जो रह गई है वो राइट पे बची है ना। बॉडी वाली खत्म हो गई है, और बॉडी वाली खत्म हो गई है। ये क्या जस्टिफिकेशन है? ये मैंने बॉडी को सेलेक्ट किया, बॉडी का मार्जिन देंगे, खत्म। अब जरा इसका हल करते हैं। ये जो बीच वाली ये स्पेस है ना, आखिर वाली तो पता लग गया आपको कि क्यों है, वो 1% जो बचती है। ये जो बीच वाली है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ब्लॉक इसलिए नहीं यूज करते कि हमने ब्लॉक्स को, बॉक्सेस को आमने सामने लाना है, तो ब्लॉक तो उठा के नीचे फेंक देती है, तो वो हमारे काम की नहीं रही। हम ब्लॉक को चेंज करके इनलाइन प्रॉपर्टी देते हैं तो वो नया लांजा खोल देती है, नया मास खोल देती है, और वो क्या, वो विड्थ खत्म कर देती है। हम इनलाइन ब्लॉक कर रहे हैं तो ये ठीक है, ये सारों को आमने सामने आने देती है, लेकिन इसमें नया मसला खड़ा हो जाता है। ये जो अननेसेसरी अनवांटेड स्पेस है, इसने उसकी क्रिएशन कर दी है। इसका मतलब यह है कि ये जो डिव्स को या बॉक्सेस को आमने सामने लाने वाला मसला है ना, ये बड़ा क्रूशल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ फील की HTML बनाने वालों ने, और उन्होंने कहा यार छोड़ो परे सारा कुछ। उन्होंने कहा इतना आसान तरीका बताते हैं कि वो देख के मजा आ जाएगा, ना ये विड्थ वाला चक्कर रहेगा ना कोई और चक्कर रहेगा। सो लेट्स सी। उन्होंने ये कहा जी कि आप 3 बॉक्सेस हैं आपके पास, इन तीनों बॉक्सेस को या जितने भी बॉक्सेस आमने सामने लाने एक दूसरे के, उन सब को कट करके एक पेरेंट में रख लें। यानी उनके गिर्द एक पेरेंट को रैप कर दें, यानी उन सारों को एक और डिव के अंदर रख दें, ठीक। और फिर पेरेंट को भी जाहिर है पहचान के लिए कोई आईडी तो देनी पड़ेगी। मैं इसको फिलहाल पेरेंट ही कह देता हूं, आप कुछ भी कह दें, ठीक है, या बॉक्स पेरेंट कह दें, तमाम बॉक्सेस का पेरेंट। अब जरा गौर से सुनिएगा जी, मैं इसकी भी इनलाइन ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी भी इनलाइन ख़त्म कर रहा हूँ, और इसकी भी इनलाइन ख़त्म कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सारे वापस ऊपर नीचे। और वो देख रहे हैं बीच वाली स्पेस ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है बीच वाली स्पेस किसकी वजह से थी? इनलाइन ब्लॉक की वजह से थी ना, और वो हमें स्पेस नहीं चाहिए। तो मैंने जो ही इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी सबसे ख़त्म कर दी, वो सारी स्पेसेस क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अब इन तीनों को मुझे क्या करना है, आमने सामने होना है। तो एक प्रॉपर्टी है बड़े मज़े की, आप पेरेंट को एक्सेस करें, और पेरेंट को एक्सेस करके इसको एक प्रॉपर्टी दे दें डिस्प्ले। ब्लॉक भी नहीं काबिल कबूल, इनलाइन ब्लॉक भी काबिल कबूल नहीं हुई, और इनलाइन भी काबिल कबूल नहीं हुई, तो आप इसे कह दें जी फ्लेक्स। लेकिन माइंड यू कि ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमेशा पेरेंट्स पे काम करती है, और अपना असर किस पे डालती है, चिल्ड्रन पे।
फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देनी किसको है? पेरेंट को, और इसका असर किस पे होगा? चिल्ड्रन पे। समझ आ गई ये बात? नाउ लेट्स सी, समझ आ गई बात? अब आप कहेंगे यार वो एंड वाला मसला, बाकी सारे मसले तो हल हो गए हैं, एंड वाला तो फिर रहा। तो वो एंड वाला इसलिए रहा कि वो विड्थ जो है वो 33%, 33.33% कर दें दोबारा से, 33.33% कर दें, और 33.33% कर दें। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ आज के टॉपिक में एक चीज़ पढ़ी है, और वो पढ़ी है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा वो कितनी स्ट्रांग प्रॉपर्टी है कि डिस्प्ले ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं। लेकिन अगर हमें उनका डिस्प्ले चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? डिस्प्ले इनलाइन कर सकते हैं, उससे नया कटा खुल जाता है। फिर आप मुझसे पूछेंगे फिर डिस्प्ले इनलाइन का मकसद क्या है? अगर ये कटा ही खुलता है तो इसका मकसद आगे चल के पता चलेगा। आप मकसद है उसका। मैंने कहा जी डिस्प्ले इनलाइन से काम नहीं चला, तो हमने कहा जी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, उससे किसी हद तक हमारा इशू रिजॉल्व हुआ, लेकिन उसने एक और इशू क्रिएट कर दिया। हमने कहा जी वो भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, लेकिन ये भी काम की चीज़ें बड़े। तो फिर हमने क्या कहा, यार कोई ऐसी फ्लेक्सिबल चीज़ बताओ जिससे ये सारे इश्यूज भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो ऐसा काम किसने करना है? डिस्प्ले फ्लेक्स ने करना है। लेकिन एक बात लाजमन याद रखिएगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमेशा पेरेंट को मिलेगी। अगर आप कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स को डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं और उनका कोई पेरेंट नहीं है, तो पहले आप खुद पेरेंट बनाएंगे और फिर पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे और फिर बाकी काम आगे करेंगे। तो कल के काम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट, अब देखिएगा ये ब्लॉक्स हमने क्यों बनाए हैं, ताकि जो भी हम कंटेंट दें वो पूरी व्यू पोर्ट पे ना फैल जाए, बल्कि उस एरिया तक रिस्ट्रिक्ट रहें। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस बॉक्स 1 में लिखूँगा lorem 23 एंड इफ आई नो गो बैक, कैन यू सी दिस? ये अपने आप को इसी में रिस्ट्रिक्ट किए हुए, आगे नहीं भेज रहा। और अगर मैं दूसरे में जाके lorem ये कर दूं तो इट स्टिल इज राइट इनसाइड द बॉक्स। और अगर तीसरे में जाके lorem 300 करूं तो अब ज़रा देखिएगा क्या होगा। एक काम तो ठीक हो गया, दूसरा बिगड़ गया। बिगड़ा क्या? बिगड़ा नहीं, खैर ये तो इसका डिजायर्ड बिहेवियर है। याद रखिएगा कि किसी भी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के दौरान जो चीज़ हमें कंट्रोल करनी है ना, बीइंग अ डिज़ाइनर, वो विड्थ कंट्रोल करनी है, हाइट नहीं। क्योंकि हाइट स्क्रॉलेबल अलाउ होती है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग अलाउ होती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग रिकमेंड नहीं होती। तो विड्थ को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि हमने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग से क्या करना है, खुद को प्रिवेंट करना है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली तो अलाउड है ना, मैं उल्टा तो नहीं बोल गया? खैर आपको पता है एक्स एक्सेस पे स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए, वाई एक्सेस पे होनी चाहिए। तो ये जो काम हुआ, ये क्या हुआ है? पहले जरा इशू देखें। ये जो टेक्स्ट था ना, ये अपने पेरेंट की हाइट से ज्यादा था, पेरेंट की हाइट से। तो जब एक बाल्टी है उसमें 3 लीटर की कैपेसिटी है, आप उसमें 4 लीटर डाल दें, क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। दिस इज हाउ, इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। क्या कहते हैं? कि जो कंटेंट है वो पेरेंट से क्या हो चुका है? ओवरफ्लो हो चुका है। तो इस ओवरफ्लो को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल क्या करें, आपको जब लगे कि कंटेंट ओवरफ्लो हो सकता है तो आप क्या करें, हाइट खत्म कर दें। अब जब हाइट खत्म करेंगे तो फिर क्या करेगी, जितना डिव का कंटेंट होगा वो उसको उस तक खुद को क्या करती रहेगी, एक्सपैंड करती रहेगी या स्ट्रेच करती रहेगी। इसका मतलब है ये फिर हाइट किसी की नहीं होनी चाहिए। तो यस, हम हाइट को जब तक एब्सोल्यूट नेसेसिटी ना हो नहीं देते। लेकिन इससे पहले हमारे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो सिर्फ डिव को देखने के लिए तो हाइट जरूरी थी ना, कि यार नजर तो आए। अब आप कहेंगे यार ये तो नया लांजा खुल गया। क्या आपने कहा था जी अगर हाइट नहीं होगी तो वो कंटेंट के मुताबिक हाइट उठाएगा, ठीक है? तो फिर इसको इधर तक रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और इसको भी अपने कंटेंट तक रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ये होता है डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से हुआ है।
जब भी पेरेंट का यानी किसी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का पेरेंट फ्लेक्स होगा, उसके चाइल्ड सारे ऑटोमेटिकली जो सबसे बड़ी हाइट होगी उसके साथ खुद को मैच कर लेंगे। खैर, आज का जो टॉपिक था उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ फोकस हुई है? डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। समझ आइए बात आपको? तो टास्क क्या पता है आपका कल का? आपने ये लेआउट बना के दिखाना है। आपको पता है इमेज कैसे ऐड करते हैं? आपको पता है डिव कैसे बनाते हैं? आपको पता है डिव को आमने सामने कैसे लाते हैं? डू इट। यानी इस डिव के अंदर आके इमेज लगाना है, इमेज के नीचे हेडिंग लगानी है और हेडिंग के नीचे 2 पैराग्राफ्स लगाने हैं। हो जाएगा? तो ये टास्क मैं आपका ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, which you are supposed to actually इमेज कोई भी उठा ले, जरूरी नहीं है कोई भी इमेज नेट से उठा के डाल ले। अब मैं पहले बता रहा हूँ कि जब आप इमेजेस डालेंगे, जब आप ये बनाएंगे तो आपको इशू आएगा, जब इशू आएगा तो कल भागे आएंगे। अदरवाइज अगर टास्क न दूँ तो ना आप ट्राई करेंगे, ना आपको इशू आएंगे, ना भाग के मेरे पास आएंगे। हाँ चले मैं बता देता हूँ। अगर आपको स्पेस देनी है, स्पेस देनी है तीनों बॉक्सेस में, तो आप सिंपली क्या करें, मैंने कहा था कि आप सिंपली पहले बॉक्स पे हुए, मैं अगर इसमें दे दूं मार्जिन, तो ये मार्जिन कहाँ से देगा? सिर्फ मार्जिन का मतलब क्या होता है? चारों साइडों से मार्जिन। सिर्फ मार्जिन का मतलब क्या होता है? अगर मैंने सिर्फ से मार्जिन 10 पिक्सल दे दिया, 10 पिक्सल मैंने अंदाजन दिया है, मतलब आप जितनी चॉइस है दे दें, तो सिर्फ पहले बॉक्स ने अपनी चारों साइडों से क्या कर लिया? स्पेस क्रिएट कर लिया। अब दूसरे पे आए, मार्जिन और तीसरे पे आए ठीक है। अब भी बहुत सारे सवाल बनते हैं इधर से, लेकिन चलें वो सवाल आज नहीं करते। समझ आ गई बात आपको? तो ये टास्क है आपका, और ये इस टास्क को आप करेंगे तो मैं